हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो यार ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में बना दिया है सो दैट आपके लिए बहुत आसान हो जाए ये लर्न करना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो इंडिकेटर का ही है। इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो इंडिकेट करता है, हमें बताता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ठीक है, इतने सारे इंडिकेटर्स है हमारे पास। ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये हमारे पास नेचुरल वाले हैं, यानी कि जिनको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ये है हमारे पास आर्टिफिशियल, यानी कि जो मैन मेड है। और ये हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो स्मेल के बेसिस पे हमें बताता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। और ये जितने भी है ना, ये कलर चेंज के बेसिस पे बताते हैं। ठीक है, तो देखो इनका जो एक्चुअल कलर है जो न्यूट्रल सोल्यूशन में होगा वो क्या है? लिटमस पर्पल कलर का होता है, टर्मरिक हल्दी आपको पता है येलो कलर की, मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर है। फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मतलब आपको पता है कि हाँ अनियन की स्मेल ये होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप इन इंडिकेटर्स को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? जो हमारे पास लिटमस है ना, वो रेड हो जाएगा, यानी कि ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होगा। रेड होता है डेंजर का सिग्नल, है ना। और एसिड भी क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो विच मींस हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, लिटमस का कलर ब्लू टू रेड होगा। उसके बाद देखो, ये जो हल्दी है ना, ये एसिडिक में येलो ही रहेगी, और ये इसका कलर क्या होगा? अगेन रेड, क्योंकि ये डेंजर का सिग्नल होता है। ठीक है, फिर फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहेगा, जैसे ये येलो था येलो ही रहा, ये कलरलेस था ये कलरलेस ही रहा, इसकी स्मेल थी इसकी स्मेल यहाँ पर रही। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो। बेसिक की अगर हम बात करें, इसका क्या होगा? रेड टू ब्लू चेंज होगा। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, तो कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ना रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है जनरली। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, तो ये हमारे पास येलो कलर दिखाता है। फिनोफ्थलीन दिखाता है पिंक कलर। और अनियन, इसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है। कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, उसकी जो स्मेल होती है वो एसिडिक मीडियम में रहती है और बेसिक में गायब हो जाती है। अनियन के अलावा वेनिला एसेंस भी है, क्लोव ऑयल भी है, तीनों ही यही सेम चेंज दिखाएंगे। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये है एनसीईआरटी में हमको गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, जिंक इसमें लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, एक मेटल है, एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे? डिटेक्शन टेस्ट है ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ना, थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब हम पास करेंगे सोप सोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करा तो हाइड्रोजन के बबल्स बन गए। इन बबल्स के पास हम एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। देखो ये कैंडल है, तो हमें पता चलेगा दैट दिस गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो जो भी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी जब हमें कैंडल लेके आएंगे, तो वो हमारे पास कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो बस इसमें इतना ही है। इसके अलावा आपको पता है जो जिंक होता है ना, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो विच मींस जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, सिर्फ ये जो हैं ये एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, है ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। ये बेस के साथ भी रिएक्ट करके सेम रिएक्शन दिखाते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो सोडियम जिंकेट बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला। और हाइड्रोजन गैस इस केस में भी इवॉल्व होगी। अगर आप कॉपर की रिएक्शन करा दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट। ठीक है, या तो मेटल कार्बोनेट लोगे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे। जब इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ होगी तो हर केस में सॉल्ट, CO2 एंड H2O, ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पर मेन जो गैस है वो कौन सी है? CO2 गैस है। CO2 गैस इवॉल्व होगी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर यानी कि स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करेंगे ना, तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की टर्न कर जाएगा। ये होता है इसका डिटेक्शन। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार पहले रिएक्शन कैसे हुई। रिएक्शन देखो, सोडियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना,
पानी बना और CO2 गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। इसको जब आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनेगा। ये व्हाइट PPT बन रहा है, इसी की वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट फॉर CO2, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब अगर हम क्या करें, इस CO2 गैस को एक्सेस में पास कर दें, तब क्या होगा, क्या तभी भी ये मिल्की अपीयरेंस रहेगी? फिर ये मिल्की अपीयरेंस नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहाँ पर जो मिल्की अपीयरेंस आ रही थी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, वो क्या करेगा, वो फर्दर H2O एंड CO2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होता है पानी में, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे विच मीन्स मिल्की अपीयरेंस गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ पर ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड होता है, वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट और पानी बनता है, ठीक है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने बेस लिया है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, मेटालिक ऑक्साइड की अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी। अभी देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। यहाँ पर से मुझे पता चलता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती है ना, वो बेसिक होती है नेचर में। कुछ एम्फोटेरिक भी हो सकती हैं, अभी देखा था जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो नेचर में एम्फोटेरिक होंगे, बाकी सारे बेसिक होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर गिवन नहीं है, हम खुद से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अगर मैंने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैं रिएक्शन करवा देती हूँ, तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनता है और पानी बनता है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी। आपको पता है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है और कॉपर क्लोराइड ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ पर कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन में बेस के साथ करा दूं तो क्या होगा, तो जैसे मेटल की ऑक्साइड क्या थी, बेसिक, वैसे ही नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक। तो अगर कोई एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा, अगेन न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा और पानी फॉर्म होगा, ठीक है। और ये आपने अभी देखा था CO2, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल की ऑक्साइड है, विच मीन्स ये नेचर में एसिडिक है। ये रिएक्ट कर रही है बेस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस ही है, एल्कली है, हमको पता है। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी बनेगा H2O। तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर से ना हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम पढ़ेंगे किसी भी एसिड, किसी भी बेस की। तो देखो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है जो NCERT में गिवन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक बीकर ले रखा है, कॉर्क ले लिया, यहाँ पर आयरन नेल्स इंसर्ट कर दी, पूरा सेटअप करा, बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर HCl का सोल्यूशन भी लेते हैं, H2SO4 का सोल्यूशन भी लेते हैं, ग्लूकोज का सोल्यूशन भी लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अल्कोहल का सोल्यूशन भी लेते हैं, अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ये सब मैंने लिए, ठीक है। अब जैसे ही इन सबको मैंने यहाँ पर डाला तो मुझे देखने को मिला HCl और H2SO4 के केस में तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ना आयन में चेंज हो सकते हैं, H+ आयन को रिलीज करते हैं ये एक्वस मीडियम में। बट जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है वो भले ही हमारे पास हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, बट ये
H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेंगे, H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों को हम एसिड नहीं कह सकते हैं, जबकि इनको हम एसिड कह रहे हैं। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि हर जो सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम एसिड बोले। सिर्फ जो H प्लस आयन फर्निश करेगा एक्वस मीडियम में उसी को हम क्या कहेंगे, सिर्फ उसी को हम एसिड कहेंगे। और एसिड जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्वस स्टेट में। सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड या गैसियस स्टेट में आयन फर्निश नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद देखो यहाँ पर हम HCl गैस प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अभी मैंने बताया ना गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, H प्लस आयन फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, इसमें डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एक्चुअल जो रिएक्शन होती है ना प्रिपरेशन वाली, उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और इसके अलावा HCl यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शन होती है फॉर HCl। तो यहाँ पर देखो हमने सोडियम क्लोराइड ले रखा है, ये देखो ये है सोडियम क्लोराइड, इसमें मैंने H2SO4 डाल दिया, दोनों की रिएक्शन हुई, HCl यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। अब HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ना, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर लिया, ड्राई लिटमस पेपर के थ्रू मैंने इस HCl गैस को पास करा। तो मुझे बताओ क्या ये जो हमारे पास ब्लू लिटमस था ये रेड में चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, ये आयन प्रोड्यूस कर नहीं रही है, ये ड्राई है, यहाँ पर पानी है नहीं, तो विच मीन आयन यहाँ पर फर्निश नहीं होंगे, H प्लस आयन यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर वेट लिटमस पेपर ले आऊं या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर ले आऊं, यानी कि इसमें मैंने अब पानी डाल दिया, देखो यहाँ पर अगर मैं पानी डाल दूंगी इसमें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये टर्न हो गया रेड में। क्यों हो गया? क्योंकि इस केस में पानी उसको मिल गया, पानी मिल गया तो H प्लस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, हेंस अपना जो एसिडिक कैरेक्टर है वो दिखाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी डालना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब कि उसमें पानी डाल दिया है। जैसे दूध है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब उसमें सिर्फ दूध है, बट अगर वो डाइल्यूटेड है ना, गाढ़ा नहीं है वो, अब उसमें आपने पानी मिला दिया है। वही सेम चीज यहाँ पर एसिड के केस में भी है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है एडिंग ऑफ वाटर सो दैट द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हम पानी ऐड करते हैं एसिड में तो क्या होता है, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। और एसिड का डाइल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, बट दोनों में से एक ही तरीका हम अप्लाई करते हैं। या तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एसिड रखा हुआ है बीकर में, उसके ऊपर पानी डालेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हमने पानी ले रखा है बीकर में, उसके ऊपर मैं एसिड डालूंगी। अब आप कहोगे बात तो एक ही है, चाहे एसिड में पानी डालो या पानी में एसिड डालो, है ना, बट ये एक ही चीज नहीं होती है, दोनों में फर्क है, ठीक है। गाना तो सुना ही होगा, वो फर्क है वाला, वही सेम चीज इधर पे भी है। यहाँ पे देखो अगर आप एसिड ले रखा है आपने, उसमें पानी डाल रहे हो, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि एसिड बहुत ही कोरोसिव होता है और यहाँ पर एसिड ज्यादा अमाउंट में है, तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वी ऑलवेज एड एसिड टू वाटर एंड दैट टू ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। बूंद बूंद करके हम डालते हैं पानी में एसिड को, एंड कॉन्स्टेंटली हम इसको स्टिर करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम चम्मच लेते हैं, जैसे अगर चीनी को मुझे घोलना है तो हम पानी में चीनी जब डाल रहे हैं घोलते हैं ना, स्टिर उसको करते हैं। सेम यहाँ पर भी कांस्टेंट स्टिरिंग हम यहाँ पर करते रहते हैं, सो दैट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर ना हो, उतनी ज्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस ना हो। तो हम क्या चूज करते हैं? वी एड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। समझ में आ गया? तो बस यही है हमारे पास डाइल्यूशन का, और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही ना आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हो तो क्या होता है, तो आयनाइजेशन हो जाता है। जैसे HCl है, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो H प्लस आयन होता है ना, ये भी फर्दर पानी के साथ जुड़ता है और H3O प्लस आयन बना देता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये तो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है।
और जैसे मेरे पास कोई भी बेस है तो वो भी अपने आयंस में इस तरीके से टूट जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है ये। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पीएच के कॉन्सेप्ट में। पीएच क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म वैसे है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता, ठीक है, ताकत उसकी कितनी है, पोटेंस, पोटेंशियल है ना, कितना उसमें पोटेंशियल है, तो इसका मतलब होता है पीएच। तो पीएच स्केल हमारे पास एक बेसिकली स्केल है जो कि हमें अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है। पीएच स्केल कलर नहीं दिखाएगा एक्चुअली, पीएच स्केल एक नंबर हमें बताएगा और वो नंबर बताएगा कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है, और कौन सा वीकली एसिडिक है, ठीक है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना वो कलर दिखाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है, जो पीएच स्केल है वो हमें नंबर डिनोट कर रहा है एंड दैट नंबर इज टेलिंग विच सोल्यूशन इज मोर एसिडिक विच इज लेस एसिडिक, विच मीन्स ये हमें स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एसिड की या फिर किसी भी बेस की, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिकेटर पढ़ा। इंडिकेटर सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अगर मान लो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया और मैंने HCl ले लिया, ठीक है, दोनों ही एसिड हैं, विच मीन्स जो लिटमस है वो इन दोनों में कलर चेंज दिखाएगा। बट मैं सिर्फ लिटमस का यूज करके या सिर्फ इंडिकेटर का यूज करके ये नहीं जान सकती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना पड़ता है जो कि डिफरेंट पीएच वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर दिखाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पीएच हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है, कौन सा स्ट्रांगली बेसिक है, कौन सा वीकली बेसिक है। क्लियर है? 0 to 14 पॉइंट स्केल ये होता है। 0 to 7 जो नंबर है वो एसिडिक सोल्यूशन डिनोट करता है, 7 to 14 बेसिक, और 7 का मतलब है न्यूट्रल, ठीक है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा इधर पे होता है, और जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाते हो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता है। इसका मतलब है जो pH की वैल्यू होती है वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना कम pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है। लीस्ट pH सबसे ज्यादा एसिडिक। जैसे जैसे pH इंक्रीज होता है एसिडिक कैरेक्टर घटता है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन पे है। ऑन द अदर हैंड 7 से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जो बेसिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है और इनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। समझ में आ गया? कलर चेंज देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है कलर चेंज, ठीक है। देखो विबग्योर तो सभी को याद है ना, विबग्योर अभी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये किसमें, फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, रेनबो के कलर्स विबग्योर। तो वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट कलर है सबसे ज्यादा डार्क, तो विच मीन्स वो सबसे ज्यादा बेसिक है। फिर इंडिगो थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो वो थोड़ा लेस बेसिक होगा। फिर ब्लू आ रहा है तो वो और लेस बेसिक है। फिर ग्रीन है उसका मतलब है न्यूट्रल। फिर येलो है हमारे पास, येलो है तो ये हमारे पास फिर एसिडिक के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, ठीक है, ये लेस एसिडिक है। ऑरेंज और ज्यादा एसिडिक। और रेड क्या होता है, डेंजर का सिग्नल, अभी बताया था। तो विच मीन्स रेड अगर कलर आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, ठीक है। लिटमस अभी देखा था, लिटमस ब्लू टू रेड कब टर्न करेगा, जब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और ब्लू हमारे पास कब आएगा कलर, जब वो बेसिक होगा। तो यहाँ पर सबसे डार्क कलर ब्लू का कौन सा होता है, हमारे पास वॉयलेट होता है। तो वॉयलेट अगर आ रहा है उसका मतलब होगा कि ये हमारे पास सबसे स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन्ड हैं, इनको आप लर्न भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हमारे एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन्ड है, इसको देख लेते हैं। पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। अगर हम सॉइल का पीएच कैलकुलेट करें तो या तो वो एसिडिक आएगा, ठीक है, या फिर वो बेसिक आएगा। मतलब हम जब यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे ना सॉइल का पीएच चेक करने के लिए, तो या तो हमें येलोइश कलर देखने को मिलेगा या फिर ब्लूइश कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हमें येलोइश या फिर ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है तो हमें पता चल जाएगा येलोइश है तो वो एसिडिक है, ब्लूइश है तो वो बेसिक है, ठीक है। अगर वो बेसिक है सॉइल तो हम उसमें एसिड ऐड करेंगे कोई, क्यों, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सॉइल की जो प्रॉपर कंडीशंस होती है ना, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वो न्यूट्रल ही होती हैं। न्यूट्रल में ही वो सबसे बेहतर तरीके से वर्क करता है। अगर जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम
कोई बेस ऐड करेंगे, जैसे जनरली हम यहाँ पर स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, क्योंकि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहाँ पर बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन का ही, ज्यादा एसिडिक है तो बेस ऐड करोगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ज्यादा बेसिक है तो एसिड ऐड करोगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टूथ डीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टूथ एनेमल है किसका बना है, कैल्शियम फोस्फेट का बना है, ठीक है, सभी लोग याद कर लो। यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट मेंशन्ड है, आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, और आप कैल्शियम फोस्फेट भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कैल्शियम फोस्फेट इजी है लर्न करने के लिए, तो वो लिखोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। कैल्शियम फोस्फेट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 टूथ एनेमल, ठीक है, एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो यही वाला है। समझ में आ गया। अब आपको पता है दांत सड़ जाते हैं, क्यों सड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो कुछ ऐसा खाना है, कुछ ऐसा फूड है जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर फूड हमारे मुंह में। अगर हम प्रॉपर्ली गार्गल नहीं करेंगे तो खाना बचा रहेगा, है ना, बीच में वो बचा रहेगा। अब हमारे मुंह में बैक्टीरियाज वर्क करते हैं, आपको पता है, जो खाने को डिकम्पोज करते हैं। जब वो खाने को डिकम्पोज कर रहे हैं तो एसिड्स रिलीज हो रहे हैं मुंह में, एसिड रिलीज हो रहे हैं, तो पीएच जब 5.5 से कम चला जाएगा तो उस केस में टूथ डीके स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि दांत है, ठीक है, एसिडिक कंडीशंस आ गई, तो एसिड किसी भी चीज को क्या करता है, कोरोड करता है। सेम हमारा जो टूथ एनेमल है वो कोरोड होने लगता है, जिसकी वजह से टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉपर्ली आप कुछ भी खा रहे हो, यू हैव टू क्लीन योर माउथ एवरी टाइम, गार्गल करो प्रॉपर्ली, सो दैट जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो रिमूव हो सके। उसके अलावा आपको पता है हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचर में बेसिक होते हैं। मुंह में कंडीशंस एसिडिक क्रिएट हुई हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। सो टूथपेस्ट नेचर में बेसिक होते हैं। प्रॉपर्ली हमें 2 टाइम ब्रशिंग करनी होती है, एक सुबह और एक रात को। तो बस इतना सा ही हमें यहाँ पर पढ़ना था। उसके बाद पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें पता है हमारे स्टमक में भी बहुत सारे एसिड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलीज होता है। अगर ये एक्सेस में रिलीज हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये एक्सेस में रिलीज हो गया है, ठीक है, तो हमें एसिडिटी हो जाएगी, हमें बहुत ही ना अजीब सा फील होगा पेट में, ठीक है, वो जो अजीब सी कंडीशन फील हो रही है हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है ड्यू टू द एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ द एसिड, उसको हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी से अगर हमें रिलीफ चाहिए है तो हमें एक एंटासिड यूज करना होता है। अब देखो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हुआ है, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे। जनरली हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके अलावा हम बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं बहुत सारे एंटासिड्स में, क्योंकि वो भी एक माइल्ड बेस ही होता है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो देखो यहाँ पर आपको पता है जो भी हमारे पास एंड्स होती हैं, अगर वो हमें काट देती हैं तो हमें बहुत ही इचिंग सी फील होती है ना, खुजली लगने लगती है और यहाँ पर सूज जाता है। तो वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एसिड। जो एंड्स हैं वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, और जो वास्प होते हैं ना वो बेस रिलीज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, एंड्स तो एसिड रिलीज करते हैं, विच मीन्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कोई बेस ऐड करना पड़ेगा, कोई भी, जैसे इवन अगर आप टूथपेस्ट लगाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, बेकिंग सोडा लगाओगे आपको रिलीफ मिलेगा। बट अगर हम वास्प की बात करें तो ये बेस रिलीज कर रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एसिड डालना पड़ेगा, जैसे मैं लेमन का यूज कर सकती हूँ, है ना, लेमन अगर मैं लगाऊंगी तो ये एसिडिक है तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो बस ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको पता है जो नेटल स्टिंग होता है ना, अगर आपको बिच्छू लग जाता है तो वो भी आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड ही रिलीज करता है। फॉर्मिक एसिड इसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। मेथनोइक एसिड उसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो इसके बाद हम सॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज अ प्रोसेस जिससे हम एक एल्कली प्रिपेयर करते हैं, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसके अलावा क्लोर फॉर क्लोरीन, यहाँ पे से हम क्लोरीन भी प्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ पे डायग्राम देख लो, यहाँ पर देखो ये एनोड है हमारे पास, ये मेरे पास कैथोड है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं ब्राइन का। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, दिस इज ब्राइन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं मेन, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमें ऑब्वियसली कैथोड पे मिलेगी क्योंकि कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन जाता है एनोड पे, तो क्लोरीन मुझे एनोड पे मिलेगी। नियर द कैथोड ही मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ यूजेस भी हैं, वो भी आप लोग लर्न कर लेना। जैसे हाइड्रोजन का हम फ्यूज में भी यूज करते हैं, अमोनिया बनाने में भी यूज करते हैं। क्लोरीन का हम पीवीसी में यूज करते हैं, सीएफसीज में, वाटर ट्रीटमेंट में, जो स्टेरिलाइजिंग हम करते हैं पानी की, उसमें भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करते हैं फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने में भी हम इनका यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख के बता देती हूँ, रिएक्शन क्या होती है पूरी। इसका हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, 3 प्रोडक्ट्स बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो बस ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई इसकी बैलेंसिंग। समझ में आ गया? तो ये है पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड दिस इज द रिएक्शन फॉर इट। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम किस में करेंगे? देखो नाम में ही ब्लीचिंग छुपा है, तो ब्लीचिंग के लिए हम मेनली ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। प्रिपेयर कैसे होता है? जो क्लोरीन गैस यहाँ पर ऑब्टेन हुई ना, ये क्लोरीन गैस, इसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ऑक्सीक्लोराइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, सबके यूजेस यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये इसके मेन यूजेस हैं। एक तो हम मेनली ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है, तो हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन का यूज अभी हम कर रहे थे फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, तो सेम यहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी करते हैं फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स। फिर हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे होता है? दिस इज द रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसके थ्रू पास करते हैं, तो 2 मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेकिंग सोडा का हम यूज जनरली आपको पता है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं घर में। क्यों यूज करते हैं? पकोड़े आपने देखा होगा बीच में बहुत स्पेस होती है उसमें, है ना, स्पेस होती है, एज इन बहुत फ्लफी से, स्पॉन्जी से होते हैं। तो वो स्पॉन्जीनेस, वो जो फ्लफीनेस है, वो कहाँ से आ रही है? वो इस रिएक्शन की वजह से आती है। देखो आप जब पकोड़े तल रहे हो तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये जैसे ही हीट होता है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है ये 3 प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से ही जो फ्लफीनेस है वो आ पाती है पकोड़ों में, ठीक है। अब बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ लिया, बेकिंग पाउडर कुछ अलग होता है। बेकिंग पाउडर में देखो बेकिंग सोडा तो होता ही है, इसके अलावा एक माइल्ड एडिबल एसिड भी होता है, जैसे जनरली हम टार्टरिक एसिड को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? एक तो ये डिफरेंस है कि इसमें एसिड भी होता है, उसमें कोई एसिड नहीं है, वो सिर्फ एक माइल्ड बेस है, जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सिर्फ उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो यही है, बट इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में एसिड भी आ जाता है। समझ में आया? इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में यहाँ पर एसिड भी आएगा। तो यहाँ पर देखो मेन रिएक्शन होगी क्या? यहाँ पर जैसे ही ये जो इसमें एसिड है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, इसके अलावा CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। अब बात ये आती है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर भी तो ये फ्लफीनेस दे ही रहा था। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ना क्योंकि ये बहुत ही बिटर होता है, बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक माइल्ड बेस है, बेस तो बिटर होते हैं, ये हमको पता है, जो एसिड है वो सार होते हैं, तो ये बिटर है, कड़वा है। अगर मुझे केक्स में कुछ यूज़ करना है, केक क्या होता है? मीठा होता है ना,
क्या मुझे कोई कड़वा केक पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे केक में चाहिए मिठास, तो इसके लिए हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का नहीं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बिटर होता है और यहाँ पर जो बिटरनेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड, ठीक है। इसीलिए हम बेकिंग पाउडर को प्रेफर करते हैं, बेकिंग सोडा को नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जो फ्लफीनेस है वो इस CO2 की वजह से आ रही है केक्स में। उसके बाद देखो, हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं क्योंकि CO2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा में अभी हमने देखा। फिर बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इसको मैं एज एन एंटासिड भी यूज कर सकती हूं क्योंकि ये एक माइल्ड बेस है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं। वॉशिंग सोडा। अब देखो यहाँ पर जब मैंने डिकम्पोजिशन करा था बेकिंग सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था। ये एक एनहाइड्रस सॉल्ट है। एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें पानी नहीं है। जैसे ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है आसपास के, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि इसको मैं एक हाइड्रेटेड सॉल्ट कहूंगी, ठीक है। तो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में ये चेंज हो जाता है और इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। समझ में आ गया सभी लोग को? वॉशिंग सोडा के भी यूजेस हैं, जैसे कि हम बोरैक्स बनाने में यूज करते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग पर्पसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम इसका यूज करते हैं। तो कुछ यूजेस आप लोग लर्न कर लेना। फिर हम आ जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? यहाँ पर अभी दिखा आपको, इसके साथ ये 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, यही होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया? अब कॉपर सल्फेट जो है वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट ही होता है, ठीक है। उसके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? इसका कलर ब्लू होता है। जैसे ही आप हीट करोगे तो ये जो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये इवेपोरेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ एनहाइड्रस फॉर्म बचेगा। और जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। तो आप क्या करोगे? आप हीट करोगे। यहाँ पर देखो साइड में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू कलर था वो भी गायब हो गया, व्हाइट कलर के सॉल्ट में ये चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इस व्हाइट कलर के सॉल्ट को अगर आप थोड़ी देर ऐसे ही एयर में छोड़ दोगे, आसपास आपको पता है मॉइस्चर तो होता ही है, तो वापस से ये अपना ब्लू कलर रीगेन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आसपास मॉइस्चर था, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा और वो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा हमारा बाद में आ गया। ये जो यूजेस हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। उसके बाद हम लास्ट यहाँ पर यार पीओपी और जिप्सम देख लेते हैं और हमारा ये पूरा जो एनसीईआरटी हाईलाइट है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जैसे ही ये पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हार्ड मास में चेंज हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसके अलावा पीओपी प्रिपेयर कैसे होता है अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो क्या होगा? तो 1.5 मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है, सिर्फ आधा ही इसके पास बचता है, ठीक है। विच मीन्स अगर हमें पीओपी प्रिपेयर करना है जिप्सम से तो हम क्या करेंगे? जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे। समझ में आ गया? और आपको पता है पीओपी के कुछ यूजेस भी पूछे जाते हैं। तो एक तो हम टॉयज बनाने में यूज करते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग वॉल्स में देने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। आपको पता है फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती हैं उनको सपोर्ट करने में भी हम पीओपी का यूज करते हैं। तो ये 3 हो गए इसके मेन यूजेस। तो बस ये पूरी जो एनसीईआरटी हाईलाइट है सेकंड चैप्टर की वो हमने यार कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सभी लोग शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।